डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के क्वेश्चन है वो करेंगे। चलो फिर पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखो सभी लोग, फटाफट से लिखेंगे, मैक्सिमम कवरेज हम क्वेश्चन का देना चाहते हैं। चार्ज कैपिटल क्यू is enclosed by Gaussian spherical surface of a radius capital R if the radius is doubled. If the radius is doubled, then the outward electric flux will, चार ऑप्शंस दिए हैं, increases 4 times, be reduced to half, option C remain the same, and option D be double. फिर आगे बढ़ो। चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो हमारे पास कोई चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, जो किसी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से एनक्लोज्ड है और जिसकी रेडियस कितनी है, इस गॉसियन सरफेस की रेडियस है आर। ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है। इफ द रेडियस इज डबल्ड, इसकी रेडियस हम 2 गुना कर देते हैं। इसको उठाया, इसकी रेडियस को हमने डबल कर दिया। इसकी रेडियस को हमने 2r कर दिया। ठीक है, ए से हमने बी कर दिया। तो हमें पूछा है द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी। तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली हमने पॉइंट लिखा था स्टार्टिंग में, फ्लक्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, हमने देखा था फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज q विल बी इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। फ्लक्स is independent of Gaussian surface, is independent of shape of Gaussian surface, shape and size of Gaussian surface। ठीक है, ये इसका आंसर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिमेन्स द सेम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। ए hollow cylinder, a hollow cylinder has a charge q coulomb within it if phi is the electric is the electric flux associated with the curved surface B, comma देके the flux linked with the plane surface A will be, डायग्राम गिवन है, कोई सिलेंडर है बेटा ऐसा, ठीक है, ये ए सरफेस है,
ये सरफेस सी है और ये कर्व सरफेस बी है। ठीक, क्वेश्चन को अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, और चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरा ऑप्शन दिया है पाई/3। तीसरा ऑप्शन दिया है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई। एंड ऑप्शन डी दिया है 1/2 इंटू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई चार्ज Q है, इस सिलेंडर के अंदर रखा है। ठीक है, चार्ज Q कूलम विद इन 8। ठीक है, तो कोई अंदर चार्ज प्लस Q है। यहाँ से जो फ्लक्स हर जगह पे जाएगा इंक्लूडिंग कर्व सरफेस। ठीक है, बी से जो फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब ये कर्व सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो दिया है फाई। उसी के टर्म में ए से कितना फ्लक्स पास होगा वो बताइए। ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, मान लेते हैं कि इस बी सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई जो क्वेश्चन में गिवन है, ये यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना गिवन है, वो है फाई। ठीक है, और जो फ्लक्स ए सरफेस से पास होगा, क्या वो जो सी सरफेस से पास होगा उसके बराबर होगा या नहीं होगा? इस चीज को मानते हो क्या? क्योंकि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो सेम है। तो यहां से ए सरफेस से जितना फ्लक्स पास होगा, मतलब जो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, जो ए सरफेस से बाहर निकलेगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सी सरफेस से बाहर निकलेगी। सो कैन आई से द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स पासिंग थ्रू सी। तो अगर मानते हैं कि ए से जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो फाई ए से डिनोट करेंगे, और जो फ्लक्स एसोसिएटेड है सी से उसको फाई सी से डिनोट करेंगे, और जो बी सरफेस से फ्लक्स है वो फाई से डिनोट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें आंसर निकालना है। ठीक है, सो टोटल फ्लक्स कितना वो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसको सबसे पहली स्टेप लिखते हैं, लेट फाई ए, फाई बी एंड फाई सी, इसको फाई बी कर देते हैं। ठीक है, फाई सी आर दी फ्लक्स linked with surfaces A, B and C। ठीक है, तो हमें पता है यूजिंग गॉस लॉ टोटल फ्लक्स कितना होगा। टोटल फ्लक्स जो फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी मिला के कितना होगा? हमें पता है सिंगल चार्ज के कारण जो भी फ्लक्स निकलता है वो किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। हमने डिराइव किया था इसे, सो विल राइट दैट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वी आर वेरी नियर टू अवर आंसर। ठीक है, सो क्या हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व फ्लक्स थ्रू ए विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सी। ए और सी सरफेस एरिया दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पास हो रही है चार्ज क्यू से जो निकल रही है। इसको मान लेते हैं ये वो है फाई, वो मान लेते हैं हम कुछ फाई डैश मान लेते हैं उसे। ठीक है, फाई डैश मानते हैं, दोनों की सेम है। ठीक है, और फ्लक्स थ्रू बी क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो फाई के बराबर। देखो सकते हैं क्वेश्चन में कर्व सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है फाई है, तो वो फाई बी को हम फाई पुट करेंगे। तो लेट सब्स्टिट्यूट इन दी अबव। सो दिस इज फाई डैश प्लस फाई डैश प्लस फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2 फाई डैश प्लस
phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें phi डैश का आंसर चाहिए, किसी एक सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका आंसर हमें चाहिए। तो बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करते। सो 2 phi डैश इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर है कि एक सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। देख लो, लिख लो इसे जल्दी। तो इस क्वेश्चन में दिया है अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। तो कोई चार्ज क्यू हम ड्रॉ करते हैं जो कि उसके सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे। तो ये क्यूब है, ध्यान देना इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये 2003 में आया था। ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब के सेंटर पे, क्यूब के ये सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रखा है, ठीक है। और हमें पूछते क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। कितने फेस होते हैं क्यूब के? क्यूब के कितने फेसेस होते हैं बेटा? 1, इधर से 2, 3, 4, 5, 6। देर आर 6 फेसेस, ठीक है। और हमें पता है, हमने गॉस लॉ से एक मस्त एक रिजल्ट ड्रॉ किया था। फ्लक्स बाय दिस चार्ज क्यू इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी चार्ज पार्टिकल के कारण जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और वो डिपेंड नहीं करता है कि शेप कैसा हो, स्फीयरिकल हो, क्यूब हो, कैसा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्यूब के अंदर रखा है, तो हमें अगर पूछते हैं सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द साइड्स ऑफ ऑल द क्यूब, क्यूब के सभी साइड से कितना फ्लक्स पास होगा, अगर ये हमें पूछते तो हम आंसर क्या देते? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज को घेरा हुए है ये क्यूब, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पूछा क्या है? पासिंग थ्रू एनी फेस, ठीक है। अगर टोटल क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है फ्लक्स, तो मुझे बता सकते हो क्या? कोई भी एक फेस ले लेते, इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? मान लेते 5/1, ये 5/2, हाँ 5/3, फ्लक्स यहाँ से 5/4, यहाँ से 5/5 और पीछे 5/6, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो है इट इज नथिंग बट 5/1 प्लस 5/2 प्लस 5/3 प्लस 5/4 प्लस 5/5 प्लस 5/6 मिला के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सभी फेसेस के क्यूब के डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। सो फ्लक्स थ्रू एनी फेस, वी कैन से फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस will be equals to 1/6 times q upon epsilon नॉट। 10 फेसेस होते तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होता? 1/10 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, यहाँ पे कितने फेसेस है? 6 फेसेस है, तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? 1/6 टाइम्स द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, दैट इज 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा मैच करो चारों ऑप्शंस के लिए। क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? मुझे लगता है 4 पाई से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई से डिवाइड करो। So multiply this number with 4 pi and divide this number with 4 pi. तो क्या मिलेगा रे ये? 4 pi q डिवाइडेड बाय ये 6 अंदर 4 pi एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सर बी। ऑप्शन बी इज ऑप्शन बी सर। ठीक है। चलो, तो ये अच्छे से समझ लेना कि इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लो जल्दी जल्दी। ये बात आई समझ में? अगर हाँ सर। हाँ इंस्टेड ऑफ ये क्यूब, अगर यहाँ पे मैं स्पीयर भी ड्रॉ करता तभी भी आंसर कितना होता? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फेस से पूछा है, सो टोटल क्यूब के फेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से कितना होगा? 6 फेसेस होते तो 1/6 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A charge
q microcoulomb is placed at the center of a cube, the flux coming out from each face will be charge q microcoulomb। चार ऑप्शन है। पहला है q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -6। दूसरा ऑप्शन है q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -3। तीसरा ऑप्शन है q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट एंड ऑप्शन डी q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एस्थेटिकली अच्छा है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, मतलब वही क्वेश्चन पूछा जो ऊपर पूछा था, बस डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। ठीक है, इट्स द सेम क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस वे। तो इसका आंसर क्या होगा, हम इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं, वही एक्सप्रेशन फॉर कंप्लीट क्यूब। फॉर कंप्लीट क्यूब फ्लक्स इज नथिंग बट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये माइक्रो कूलम है तो ऐसा यूनिट में क्या लिखेंगे हम, माइक्रो कूलम को कूलम में 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो वो चार्ज को हमने कन्वर्ट कर लिया 10 टू द पावर -6 कूलम में। ठीक है, फॉर ईच फेस द फ्लक्स विल बी 1/6 times the total flux which is q upon epsilon naught into 10 to the power -6 into 1/6। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना सर, ये 10 टू द पावर -6 कहाँ से आया, ये माइक्रो कूलम था, उसको हमने कूलम किया है। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट क्वेश्चन वी कॉल इट एज। एग्जाम्पल, a point charge plus q is placed at the center of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is, पहला ऑप्शन है 6qL² divided by epsilon naught, q divided by 6L² epsilon naught, option C 0 and option D q divided by epsilon naught। सर डी। सर्दी झाली तुला, सर्दी तर मला झाली आहे। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी, चल ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी रहेगा। कंप्लीट क्यूब से पूछ रहे हैं, यू गॉट माय पॉइंट राइट। ठीक है, कंप्लीट क्यूब से पूछ रहे हैं, पॉइंट चार्ज क्यूब इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड डी, साइड डी कहो या ए कहो। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, कंप्लीट क्यूब से पूछा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी फेस से पूछते तो 1/6 टाइम्स दी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम इसे लिखते। ठीक है, चलो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्लियर है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन अगर नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, यू हैव दैट ऑल कंप्लीट राइट्स। फॉर क्लोज्ड
surfaces and corresponding charge distribution are shown below. ठीक, तो 4 चित्र निकाले गए हैं. ये कोई रैंडम सरफेस है, इसके अंदर 2q चार्ज है. मान लो ये सरफेस S1 है. ये दूसरा सरफेस क्लोज सरफेस है ना, हाँ. इसके अंदर q चार्ज है, इधर एक q चार्ज है अंदर, यहाँ पे -q चार्ज है और एक q चार्ज है. ये सरफेस 2 मान दो. और कोई तीसरा अड़म-गड़म सरफेस, इधर q चार्ज, इधर q चार्ज, इधर q चार्ज और बाहर 5q चार्ज. इसको सरफेस S3 मानते हैं. और एक लास्ट दिया है. सो वी आर गिवन द 4 सरफेसेस. यहाँ पे 8q चार्ज है, -2q चार्ज भी मौजूद है, -4q चार्ज ने भी प्रेजेंटी लगाई है और इसके बाहर 3q चार्ज इंतजार कर रहा है. दिस इज द S4 सरफेस. ठीक है, लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन. लेट द respective electric fluxes through the surfaces be phi1, phi2 and phi3 then. और यहाँ पे 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं. phi1 is less than phi2 which is equals to phi3 and greater than phi4. वैसे मैं 4 ऑप्शंस फटाफट से कंप्लीट कर देता हूं. तुम लोग सोचो इस क्वेश्चन के ऊपर. In the last option, these are the options की. 4 सरफेसेस में से किसके सरफेस के थ्रू फ्लक्स ज्यादा होगा ऐसा पूछा है. Sir, option A. ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेगी निशिकांता. ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं देखते हैं. ठीक है, फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. द नेट फ्लक्स निकालना है हमें. नेट फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेसेस S1, S2, S3 एंड S4. ये कैलकुलेट करना है. पहले कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले फॉर सरफेस S1. फॉर सरफेस S1 मान लेते हैं फ्लक्स इज phi1. ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q enclosed
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर गॉस गॉस लिखता है इसको तो वो गॉस कैसे लिखता है, इसको ऐसे लिखता है ना गॉस, ये इट इज वन एंड द सेम राइट। लेकिन हमें सिंपल भाषा में लिखना है तो इस टर्म को हमने फ्लक्स लिखा सिंपली, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग है कि सेम है, बस ये इंटीग्रल फॉर्म में लिखा है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। हटा दिया इसे, ठीक। तो मुझे बताओ फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस कितना लिखूं, क्यू एनक्लोज कितना लिखूं, अंदर कितना चार्ज है बस उतना लिखना, 2q अपॉन 2q। एप्सिलॉन, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड हम फाइंड आउट करते हैं फॉर सरफेस S2 φ2 कितना होगा, 2q φ2 के अंदर 1 2 3 4, ठीक है, उनके साइन के साथ पुट करना। सो क्यू 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 3q माइनस क्यू, ऐसे लिख दो क्यू 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 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा ये 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। चलो S3 और S4 निकालो अभी, चलो फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस बताओ, क्या इस 5q को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं सर। नहीं सर। नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, एक हटा दो यहाँ से, अंदर 2 है और बाहर 5q है, अभी बोलो। सर 2q है। इसके कारण नहीं आ रहा था क्या ऑप्शन से, फॉर सरफेस S3 φ3 क्या होगा 2q अपॉन एप्सिलॉन। लास्ट इनका दोस्त जो काफी देर से वेट कर रहा है, दैट इज सरफेस S4 फ्लक्स थ्रू द फोर्थ सरफेस, इतने चार्जेस पकड़ो। 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कहना यही चाहते हैं कि बाहर के चार्जेस कंसिडर मत करना और अंदर के चार्जेस को ही हम कंसिडर करेंगे फ्लक्स निकालने के लिए। 8 माइनस 2q माइनस 4q, 8q माइनस 2q माइनस 4q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो फ्लक्स थ्रू द फोर्थ सरफेस भी कितना आ रहा है 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा अभी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही पूछेंगे कि फ्लक्स निकालो तो सिर्फ इनक्लोज्ड चार्जेस को ही कंसिडर करेंगे, दैट इज द पॉइंट हियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, और एक एग्जांपल, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be, ऑप्शन दिया है phi2 minus phi1 into epsilon naught, phi1 minus phi2 upon epsilon naught, phi2 minus phi1 upon epsilon naught, ऑप्शन डी दिया है phi1 minus phi2 into epsilon। क्वेश्चन को पढ़ो समझो, कोशिश करो सॉल्व करने। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी,
Sir, option A. ऑप्शन ए, Option D, sir. ऑप्शन डी, Sir, एक D. मिनट, डी बराबर। If electric flux enters and leaving an enclosed surface are phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। ठीक है, तो कोई एक ऐसा enclosed surface मानकर चलते हैं, सिंपल से enclosed surface मानकर चलते हैं हम। कोई भी एक enclosed surface ले लो, ठीक है, ये इधर का एक सरफेस और ये इधर का एक सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लक्स एंटर कर रहा है और फ्लक्स लीव कर रहा है वो गिवन है हमें, ठीक है। The electric flux entering and leaving an enclosed surface is phi1 and phi2। So जो enter जो कर रहा है वो phi1 है और जो लीव कर रहा है वो फ्लक्स है phi2, ठीक है। और हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ कितना होगा, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कितना होगा, ठीक है। हमें पता है कि टोटल चार्ज टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें Q निकालना है, ये फ्लक्स को नेट हम लिख देंगे, ठीक है, नेट फ्लक्स। तो यहां से हमें Q मिल जाएगा, Q इज इक्वल्स टू नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स हम देखते हैं, एक एंटर कर रहा है और एक लीव कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे phi1 प्लस phi2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन phi1 phi2 साइन के साथ लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, phi1 को प्लस माइनस के साथ लिखना है हमें, phi1 को प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, सिंपली ये मेरा सवाल है। हमने यहाँ पे एरिया वेक्टर देखा, ये वाले पर्टिकुलर इसमें एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और जो फ्लक्स एंटरिंग है दोनों के बीच में एंगल कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो जो फ्लक्स एंटर है उसको हम लिखेंगे माइनस, जो फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको क्या 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 लिखेंगे हम, -phi1। और जो फ्लक्स लीव कर रहा है इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड एंड द एरिया वेक्टर इज आल्सो आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, सो -phi1 प्लस phi2। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया ई और ए का, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, एरिया वेक्टर वाई जेड प्लेन में था, अगर कोई वाई जेड प्लेन में एरिया है तो उसका परपेंडिकुलर दैट्स द यूनिट वेक्टर विल बी इन दिस केस इन एक्स डायरेक्शन, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट 10i किया। ये माइनस साइन नहीं, ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन, 10 से 10 मल्टीप्लाई करोगे 100, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे आई डॉट के 0 होता है, तो इनको लिखने से कोई मतलब नहीं, वो वैसे भी 0 आने वाले। आंसर ए इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, example, a rectangular surface of sides 10 centimeter and 15 centimeter is placed inside a uniform electric field of 25 volt per meter such that the surface makes an angle of 30 degree with the direction of electric field. Find the flux of electric field through the rectangular surface। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन
0.1675 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। दूसरा ऑप्शन दिया है 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा ऑप्शन दिया है 0। द फोर्थ ऑप्शन इज 0.1075 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर कूलम। ट्राई करो बच्चा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नाइस। 15 centimeters placed inside uniform electric field. A rectangular surface of side 10 centimeter. So this is centimeter. 10 centimeter and 15 centimeter is placed that such that the surface makes an 30 degree with the direction of electric field. हाँ सर, ऑप्शन बी। Option B. चलो देखते हैं। यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, थोड़ा 3D में फील आए, ऐसा सरफेस मानते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है, जिसकी साइड्स दी है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे। दिस इज द एरिया वेक्टर, राइट। पीछे की तरफ भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। आगे हमने पढ़ा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 28 वोल्ट पर मीटर, और वो सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल कर रही है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाएंगे यहाँ पे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग इन दिस वे। कितना एंगल फॉर्म कर रही है वो? 30 डिग्री का with the area vector, right? So this is the electric field of magnitude 28 volt per meter which is making an angle of 30 degree। हमारा काम हो गया। हमें क्या करना है अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो वो कंपोनेंट कितना आएगा? दिस कंपोनेंट ऑफ E cos 30 डिग्री विल बी हियर। तो फ्लक्स मिल गया ना हमें, ए ई या ई ए cos 30 डिग्री, ई ए cos 30 डिग्री। ई कितना है? 28। एरिया कितना है? 15 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का मीटर में किया। cos 30 इज √3/2। यू सॉल्व दिस, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? तो ये 2 चला गया, ये हो गया 5। 28 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सर वो इंटू 25 था शायद। 25। यस, दिस इज 25 क्या? तो यहाँ पे 10 आ गया। वो 28 की जगह पे क्या चाहिए हमें? 25। So here it should be 25। So here it is 25। तो ये देखो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1875 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और वो डेसिमल शिफ्ट करोगे, ऑप्शन बी सही आएगा। बढ़ते हैं आगे। और एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल। ए सिलेंडर
of radius capital R and length L is placed in uniform electric field E parallel to the cylinder axis, the outward flux over the surface of the cylinder is given by, पहला ऑप्शन 2 पाई आर स्क्वायर ई, दूसरा ऑप्शन पाई आर स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय 2, तीसरा ऑप्शन 2 पाई आर एल ई, एंड ऑप्शन डी इज पाई आर स्क्वायर ई. Try this question. Sir, option D. डी. क्या सोच है उसके पीछे? सर सिलेंडर का सर्कुलर एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये वेरी गुड. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. और कोई डिस्कस करना चाहेगा तो दे कैन जंप इनटू द डिस्कशन. अ सिलेंडर of radius r and length l is placed in a uniform electric field. तो पहले हम एक सिलेंडर दिखा देते हैं. जिसकी रेडियस r है, लेंथ l है. ठीक है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस. तो सिलेंड्रिकल का अगर ये एक्सिस है तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको पैरेलल है. तो मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच इज फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर. द आउटवर्ड फ्लक्स ओवर द सरफेस. आउटवर्ड फ्लक्स बताना है हमें. आउटवर्ड फ्लक्स कहाँ होगा बच्चों? क्या वो आउटवर्ड फ्लक्स ये सरफेस पे होगा? क्या ये सरफेस पे होगा? फ्लक्स 1 का आंसर निकालना है या फ्लक्स 2 का पूछा है? फ्लक्स 2. आउटवर्ड फ्लक्स पहचानने की तरीका, एरिया वेक्टर देखा हमने. यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है? पीछे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये आउटवर्ड फ्लक्स नहीं होगा. ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है और एरिया वेक्टर भी बाहर है, सो दिस इज द आउटवर्ड फ्लक्स. तो दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स. इसको क्या कहेंगे? इनवर्ड फ्लक्स. आउटवर्ड फ्लक्स फाई 2 का आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया. ये सरफेस का एरिया देखना है हमें. ये सरफेस का एरिया क्या है? सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर. अगर इनवर्ड पूछते, फाई 1 पूछते, तो हम क्या लिखते? माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर. माइनस क्यों लिया? एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का, कॉस 180 डिग्री -1. यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, कॉस 0 डिग्री इज +1. तो इसलिए ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो इसका सही जवाब ये होगा. आउटवर्ड फ्लक्स हमें पूछा है, दिस इज द आंसर. ई इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं.
कितना टाइम मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी ज़्यादा 5 मिनट्स ले लिया। किसी का क्लास है कह रहे हैं अभी इसके बाद तुरंत